हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, हम एमपी पीएससी की यूनिट 4 को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमने पहले पर्वत पठार, फिर उसके बाद हमने नदियां का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया। आज हम नदियों का पार्ट 3 लेके आए, जिसके अंतर्गत हम मेनली मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख नदी तंत्र, एक ताप्ती नदी तंत्र, फिर दूसरा गोदावरी नदी तंत्र और तीसरा माही नदी तंत्र को पढ़ने वाले। इससे पहले हमने गंगा यमुना नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र और माही नदी तंत्र को बहुत अच्छे से डिटेल में मैपिंग वाइज कवर किया है। आप उन लेक्चर को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा मैपिंग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप मैपिंग करेंगे आपको याद होगा। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैंने बताया वो पूरा एनालिसिस के बेसिस पे बनाया हुआ है। तो आप उसे क्या कीजिए, बार बार पढ़िए। याद नहीं हो रहा है, पहली बार एक नॉर्मल स्पीड पे देखिए, दूसरी बार स्पीड बढ़ा के देखिए, तीसरी बार स्पीड बढ़ा के देखिए। इस प्रकार आपको क्या करना है, कंटिन्यू लेक्चर को देखना है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 3, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी तंत्र के बारे में। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया नदी क्या होती है, एक जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, जो या सागर होगा या महासागर होगा। स्टार्ट वो कहीं से भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो क्या होगी, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं और फिर नदियों की भी एक सहायक नदियां होती हैं। तो यह सभी मिलके क्या करते हैं, एक तंत्र या जाल का निर्माण करते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है या अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में ताप्ती नदी के बारे में। आप सभी को पता है हम लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, नदी की उद्गम कहां से होता है, समाप्त क्या होता है, लंबाई कितनी है उसकी, किन किन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में कहां कहां बहती है, उसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, या उसकी सहायक नदियों पर क्या परियोजनाएं, इनके बारे में हम हर लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। यहां एमपीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद ही रखना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री का उद्गम कहां से होता है। तो यह सब क्या है, कुछ प्रश्न जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, एमपीपीएससी ने तो 1000 बार पूछा है। तो आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी का मेन नाम, मुख्य नाम क्या है, सूर्यपुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब सूर्यपुत्री से रिलेटेड कितने ही प्रश्न आए आपको याद रखना है। देखो, अब हम ताप्ती नदी के उद्गम की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले से होता है, ठीक है। बैतूल जिले में बहती हुई या महाराष्ट्र के बॉर्डर से होते हुए किसमें, बुरहानपुर जिले में प्रवेश करती है और बुरहानपुर से जाके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के सूरत से होते हुए यहाँ अरब सागर में समाप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से उसका उद्गम हो रहा हुआ। नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, तो नर्मदा नदी के कहां पर, दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। तो यह सब कुछ क्या लॉजिक से सोल्व होते हैं, जो कि आपको कभी मैपिंग याद रहेगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि नर्मदा नदी का, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। यहाँ बहती हुई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बॉर्डर पर बहती है और बुरहानपुर जिले में प्रवेश करती है, और बुरहानपुर जिले के बाद यहाँ महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, गुजरात के सूरत से होते हुए यहाँ नदी अरब सागर में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पश्चिम दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी नदी पश्चिम दिशा में जाके अरब सागर में गिरती है वो मेनली किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। यानी जितना भी जो होता है कचरा या पत्थर, कंकर, मलमा, ये सब ले जाके वो सीधे खाड़ी में गिराती है। यानी इनको क्या होता है, इनकी बहुत सारी धाराएं निर्मित नहीं होती हैं, ठीक है। तो यह नदी क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, जो नर्मदा नदी भी करती थी। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। कितनी है, 724 किलोमीटर। देखो मध्य प्रदेश की मैंने कुछ 4-5 आपको इंपॉर्टेंट नदी बताई है, उसकी मैं एक स्कीम बता देता हूं। नाच, एष्टी, बेताब, बेताब होकर,
ये एक ट्रिक है, इसके द्वारा आप मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों का नाम आसानी से याद पाएंगे। ना से क्या होगा, नर्मदा। नर्मदा की लंबाई सर आपने टोटल 1312 किलोमीटर हमें बताई थी, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बताई है। फिर 4 से होती चंबल। चंबल की कुल लंबाई सर आपने 965 किलोमीटर हमें बताई थी। फिर होती है सोन। सोन की सर आपने हमें बताई थी 780 किलोमीटर। फिर सर आपने बात की थी ता से बोले तो ताप्ती, अभी हमने बात की, तो इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। फिर बेताब से क्या होगी, बेतवा नदी सर। बेतवा नदी की आपने कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर हमें बताई थी। तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह 5 प्रमुख नदी हैं जिनकी लंबाई के आधार पर आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक है नाच एसटी बेताब होकर, यहां से ना से नर्मदा, चा से चंबल, एस से सोन, टी से ताप्ती और बेताब से बेतवा। ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदी हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको एक ट्रिक से याद रखना, नाच चार है तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। इसके बाद अपवा क्षेत्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मैंने अभी हाल बताया। सहायक नदी के बारे में आपको याद रखना है, पूर्णा, गिरना, पजारा और बाघुर। अभी अपन आगे मैप में भी देखेंगे इसकी सहायक नदी को, पर अभी आपको याद रखना है पूर्णा, गिरना, पजारा और बाघुर ताप्ती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अब हम आगे बात करते हैं सर ताप्ती नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, और ताप्ती नदी के ऊपर निर्मित परियोजना की हम बात करते हैं। तो ताप्ती नदी की सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, उद्गम कहां से हो रहा है, बैतूल से, बुरहानपुर से होते हुए सूरत के निकट से किसमें गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। बैतूल के पास से एक नदी का उद्गम होता है पूर्णा, और पूर्णा नदी महाराष्ट्र जिले से होते हुए महाराष्ट्र जिले में जाकर किसमें मिल जाती है, ताप्ती नदी में जाके मिल जाती है। तो पूर्णा नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदी है, ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सर इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैतूल जिले में। जब बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है तो यहाँ पर 2 बांध बनाए गए हैं प्रमुख। एक का नाम है चंदूरा बांध और एक का नाम है पारस डोहो बांध। अब यहाँ पर पूछेगा पारस डोहो सिंचाई परियोजना किस जिले में है, चंदूरा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो ये सब आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ परियोजना है कि आपको सिंचाई में ज्यादा परेशानी ना हो, आप आसानी से लिंक कर ले। तो इसीलिए क्या है, क्या बताया, पारस डोहो और चंदूरा बांध किस जिले में स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है। यह नदी जब बुरहानपुर जिले में स्टार्ट होती है, तो बुरहानपुर जिले में क्या होता है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र बनाया जाता है। जब हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे मैं उसमें बताऊंगा ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं, पर आज भी सुन लीजिए। ताप विद्युत केंद्र वहां होते हैं जहां पर कोयले और पानी के द्वारा, कोयले और पानी के द्वारा क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, ताप विद्युत केंद्र। यानी इसके लिए कोयले की आवश्यकता पड़ेगी आपको और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बुरहानपुर जिले में इस नदी के तट पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कब बनाया जाता है, 1953 में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है, जो कि कहां पर स्थित है, बुरहानपुर जिले में स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर। यानी कोयला लगभग इधर सतपुड़ा से वो मंगाते होंगे और पानी कहां से आता होगा, ताप्ती नदी से आता होगा। ठीक, यह नदी जब महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है तो गुजरात राज्य में काकरा पारा परियोजना चलाई जा रही है। अब जैसे आपको मालूम है, एक आपने प्लांट का नाम सुन रखा होगा, काकरा पारा परमाणु संयंत्र। काकरा पारा परमाणु संयंत्र की जब बात करते हैं तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसी के निकट इस परियोजना के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो उस पानी की पूर्ति कौन करता है, काकरा पारा में बना हुआ बांध करता है। तो काकरा पारा परियोजना कहां पर, गुजरात जिले में स्थित है। फिर वहीं पे आप आगे जाएंगे तो आपको सूरत के निकट उकाई परियोजना इसके ऊपर चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है,
उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर निर्मित है। यहीं पर एक स्वाली बंदरगाह स्थित है। गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने के पास क्या है, स्वाली बंदरगाह भी स्थित है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सी परियोजना बताई सर? बैतूल में आपने चंदूरा और पारसडो बताया, गुजरात में आपने काकरापारा और कौन सी बताई है, उकाई परियोजना बताई है। तो यहाँ कुछ प्रमुख परियोजना है जो किसके ऊपर चलाई जा रही है, ताप्ती नदी के ऊपर चलाई जा रही है। ताप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये 10 बार पूछा गया है, आपको याद रखना। ताप्ती नदी का यहां से उद्गम होता है मुल्ताई से। तो मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर 7 कुंड बने हुए हैं। कितने कुंड बने हुए हैं? 7 कुंड। ये आपको याद रखना है, याद होता है ठीक है, नहीं तो पीएससी ने पूछेगा। व्यापम की चीजें अपन को ज्यादा रिकॉल करनी नहीं है, पर व्यापम के भी अधिकतर प्रश्न आप आसानी से बना दोगे कभी आपका अदर एग्जाम होता है तो। पर आपको ये मेन जो है ये याद रखना है। तो कुल इतना ही हमारा ताप्ती नदी तंत्र था। अब हम आगे बात करते हैं गोदावरी नदी तंत्र की। अब देखो सर, क्या होता है कि ताप्ती नदी तंत्र को आपने समाप्त कर दिया। कहां से उद्गम हुआ था उसका? सर उसका उद्गम हुआ था बैतूल जिले से। अब गोदावरी नदी तंत्र यानी सर कुछ मध्य प्रदेश से ऐसी नदियां की शुरुआत हो रही होगी जो जाके गोदावरी नदी में मिलती है। इसी कारण उसे क्या कहा जा रहा है? गोदावरी नदी तंत्र कहा जा रहा है। जैसे मानिए ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक, यहां नासिक है महाराष्ट्र का, और नासिक के पास से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है गोदावरी। और महाराष्ट्र से बहते हुए यहां नदी आंध्र प्रदेश में कहां पर? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब गोदावरी में क्या होता है कि सिवनी जिले से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है बेनगंगा। बेनगंगा जाके इसमें क्या होती है? सीधे मिलती है। ठीक, अब इसकी कुछ सहायक नदी हैं जैसे पेंच, बरधा, कानन। तो ये इसकी कुछ सहायक नदी, फिर इधर से आओगे तो आपको मिल जाएगी बावनथड़ी। तो ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं जो जाके किसमें मिलती हैं? बेनगंगा नदी में मिलती है। और मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस नदी तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदी शामिल है? मुख्य रूप से बेनगंगा, पेंच, कानन, बावनथड़ी, थावर गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। आप कहोगे सर कानन तो आपने एक हमें वहां इंदौर में ही पढ़ाई थी, तो वहां पे हमने क्या पढ़ी थी? कान नदी पढ़ी थी, ना कि कानन पढ़ी थी। आपको बताता हूं, इंदौर कानन और सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है। अब ये बोलोगे सर आपने नई बात बता दी। नई बात बताई है क्योंकि ये सब याद है, क्योंकि आप इधर जाओगे सब्जी मंडी है जो चौथराम वाली, वहां से आपको बगल में सरस्वती नदी मिलेगी। जब आप कहां पर आएंगे? चिड़ियाघर के पास, तो आपको कानन नदी मिलेगी। ये दोनों नदी जाके कहां पर? राजवाड़ा के निकट मिल जाती हैं। तो इन दोनों संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ था? इंदौर बसा हुआ था। और एग्जाम में क्या आता है? किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो उसमें आपको याद रखना है, सरस्वती भी आता है तो आप टिक लगा सकते हैं, और साथ साथ कानन आता है तो कानन भी आप लगा सकते हैं। पर मेन क्या है? वो सरस्वती और कानन नदी के तट पे बसा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। सर अब आगे हमें बताइए गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेनगंगा नदी के बारे में। ठीक है, तो बेनगंगा नदी के बारे में हम बात करते हैं। ये तो नदी तंत्र हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया? ये बेनगंगा नदी है जो सीधे जाके किसमें? गोदावरी में मिल रही है। इसकी एक सहायक नदी है बावनथड़ी, फिर इसकी एक सहायक नदी है थावर, कानन, कानन में आके पेंच मिल रही है, फिर एक बरधा नदी आके मिल रही है। तो ये क्या है? गोदावरी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब सबसे पहले प्रमुख नदी की हम बात करते हैं बेनगंगा नदी के बारे में। तो बेनगंगा नदी की हम जब बात करते हैं तो सर बेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चली जा रही हैं? इनके अन्य नाम क्या है? इनके बारे में हमें बताइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बेनगंगा नदी का बैबा, दीदी और बैया क्या है? अन्य नाम है, पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। बेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले के पारसबाड़ा, क्या? पारसबाड़ा पठार से होता है। पहले यह उत्तर दिशा में बहती है और उत्तर दिशा के बाद यह दक्षिण दिशा की ओर मूव करती है और सिवनी से होते हुए बालाघाट जिले में प्रवेश करती है
और बालाघाट के बाद यह कहा महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में गोदावरी में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह बेनगंगा नदी है। ठीक है, अब सर बेनगंगा नदी आपने पढ़ाई है, तो बेनगंगा नदी के ऊपर जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में यही के यही बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब बेनगंगा नदी कहां से, सिवनी जिले से निकलती है, तो सिवनी जिले में ही इसके ऊपर एक परियोजना है, उसका नाम है भीमगढ़ बांध। कौन सा बांध बनाया गया इसके ऊपर? भीमगढ़ बांध बनाया गया सिवनी जिले में, जिसको संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो यह परियोजना यह एशिया का पहला पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ बांध है। मैंने एशिया का पहला मानव निर्मित बांध बताया था आपको, चंबल नदी का गांधी सागर, और यह मिट्टी से बना हुआ पहला बांध है, उसका नाम क्या है? भीमगढ़ बांध, या एक और नाम क्या है उसका? संजय सरोवर बांध है। ठीक है, जब आप यह नदी बालाघाट जिले में प्रवेश करती है, तो बालाघाट जिले में इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, उसका नाम है धुती बांध। उसे किस नाम से जाना जाता है? राजीव सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। गांधी सागर, इंदिरा गांधी, संजय सरोवर, फिर राजीव गांधी, तो यह सभी क्या गांधी परिवार के ऊपर ही सबके नाम है मध्य प्रदेश में। तो आपको ये सब याद रखना है कि भैया पूछेगा भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध किस नदी पर है, फिर पूछेगा धुती बांध या राजीव सागर बांध किस नदी के ऊपर है, तो यह सभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में और सहायक नदियों पर निर्मित परियोजना के बारे में। देखो, सबसे पहले तो इसमें क्या हो गई? बेनगंगा नदी आप बना लो। अब बेनगंगा नदी में मंडला जिले से एक नदी का उद्गम होता है थावर, और यह दक्षिण दिशा में बहते हुए आके किसमें मिल जाती है? बेनगंगा नदी में मिल जाती है। और थावर नदी के ऊपर ही थावर परियोजना चलाई जा रही है। कहां पर? मंडला जिले में। कहां पर चलाई जा रही है? मंडला जिले में ही थावर परियोजना चलाई जा रही है। मंडला जिले में अपन ने नर्मदा नदी तंत्र में एक परियोजना पढ़ी थी, मटियारी परियोजना। ठीक है, तो आपको थावर परियोजना याद रखनी है, मंडला जिले में स्थित है। फिर इसकी एक सहायक नदी है बावनथड़ी। बावनथड़ी नदी का उद्गम सिवनी जिले से होता है और यह बालाघाट में बहते हुए महाराष्ट्र में किसमें मिल जाती है? मेनली बेनगंगा नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर एक परियोजना चली आ रही है, बावनथड़ी परियोजना। यह परियोजना कहां पर चलाई जा रही है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य की परियोजना कह सकते हैं इसे, और यह बालाघाट जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। तो बावनथड़ी परियोजना कहां देखने को मिलेगी? आपको बालाघाट जिले में देखने को मिलेगी। तो सर यानी आपने थावर परियोजना मेरे को मंडला जिले में बताई, फिर आपने बावनथड़ी परियोजना मेरे को बालाघाट जिले में बताई। डन। अब अगली नदी की बात करते हैं। अब एक नदी है बरधा। बरधा नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। कहां से होता है? बैतूल जिले से होता है। बैतूल जिले से होती हुई यह नदी महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र राज्य में आके सीधे बेनगंगा में मिलती है। और जब बेनगंगा में बरधा और बेनगंगा नदी का संगम होता है, किसका? बरधा और बेनगंगा नदी का संगम होता है, तो वहां पर उसे प्राणहिता कहा जाता है। एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, बरधा और बेनगंगा नदी का जो संगम है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और यह नदी प्राणहिता के नाम से ही जाके किसमें मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। ये भी आपको याद रखना। तो बरधा और बेनगंगा नदी के संगम को आप क्या बोलेंगे? प्राणहिता बोलेंगे। यहां पर याद रखना, ये प्राणहिता लिखा हुआ है, यानी बरधा प्लस बेनगंगा। 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये पॉइंट तो याद ही रखना है। ठीक है, अब प्राणहिता मैंने बता दिया। फिर इसकी एक अलग सहायक नदी आती है, उसका नाम है क्या? कानन नदी। कानन नदी का उद्गम कहां से होता है? छिंदवाड़ा जिले से होता है और छिंदवाड़ा जिले में बहते हुए यह नदी महाराष्ट्र राज्य में किसमें मिल जाती है? बेनगंगा नदी में मिल जाती है। कानन नदी की एक सहायक नदी है पेंच नदी। पेंच नदी का उद्गम कहां से होता है? छिंदवाड़ा जिले से होता है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि छिंदवाड़ा जिले में है, उससे बहती हुई महाराष्ट्र से होती हुई यह नदी किसमें? कानन नदी में मिल जाती है। पेंच नदी के ऊपर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक परियोजना चलाई जा रही है,
उसका नाम है तोतला डोहो। तोतला तोतला डोहो बांध। ये कहां पर है? पेंच नदी के ऊपर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमने क्या क्या बताया। सर आपने बताया पहले तो हमें बेनगंगा के ऊपर प्रमुख परियोजना, तो दो परियोजना की बात करी आपने। एक तो भीमगढ़ बांध जिसे संजय सरोवर के नाम से जानते हैं जो सिडनी जिले में है। फिर आपने धोती बांध के बारे में बताया जिसे राजीव सागर के नाम से भी जानते हैं, वो बालाघाट जिले में। फिर आपने अब सहायक नदी की बात करी तो एक हमें सहायक नदी थावर के बारे में बताया। थावर के ऊपर एक परियोजना निर्मित है, थावर परियोजना, जो मंडला जिले में। फिर आपने बावनथड़ी परियोजना के बारे में बताया जो बावनथड़ी नदी पे बालाघाट जिले में। फिर आपने हमने बताया पेंच परियोजना के बारे में। पेंच परियोजना पेंच नदी के ऊपर निर्मित है। फिर आपने प्राणहिता के बारे में बताया कि वर्धा और बेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा गोदावरी नदी तंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। आज इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, सिबनी नदी से होती है। ऐसा कहा जाता है कि बेनगंगा नदी यह एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी जो दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है, बहने में बहुत सारी, पर वो क्या होता है कि एग्जाम में एक ही ऑप्शन देता है बेनगंगा। तो बेनगंगा मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है, दक्षिण दिशा की ओर जाती है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है? उसमें ऑप्शन देगा ताप्ती, पूर्णा, फिर आपको दे देगा मटियारी, और फिर आपको दे देगा थावर। तो आपको याद रखना है मटियारी नदी किसकी थी? मेनली नर्मदा नदी तंत्र का हिस्सा थी। तो यहाँ नदी तंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? मटियारी नदी नहीं है। फिर आपसे पूछ लेगा थावर परियोजना किस जिले में, या थावर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो आपको याद रखना है मंडला जिले में थावर सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक है, फिर देखो, फिर आपसे पूछेगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी का उद्गम होता है, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है? तो आपको याद रखना है पेंच। इसके ऊपर कौन सी परियोजना है? तो इसके ऊपर तोतला डोहो बांध बना हुआ है जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसमें एक महाराष्ट्र में एक और नदी आके मिलती है, बाघ नदी। ये भी आपको याद रखना है। ये भी किसका है? गोदावरी नदी तंत्र का ही भाग है। इसके ऊपर बाघ परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? बाघ परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये भी आपको याद रखना है। तो यह सभी फैक्ट किससे रिलेटेड थे? गोदावरी नदी तंत्र से रिलेटेड थे, जो आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं आखिरी नदी तंत्र, महानदी नदी तंत्र की। तो महानदी क्या होती है कि वह एक प्रमुख नदी, छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है, जो छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा में जाके किसमें, उड़ीसा के निकट किसमें, अरब की बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी में कहा जाता है कि यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी का उद्गम होता है, हसदो अनूपपुर जिले से। तो यहाँ हसदो नदी किसमें जाके मिलती है? महानदी में जाके मिलती है। इसलिए इसे ही क्या बोलते हैं? महानदी नदी तंत्र बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी तंत्र कौन सा है? महानदी नदी तंत्र है। ये आपको याद रखना है। अब देखो, मैंने आपको कितने नदी तंत्र पढ़ा दिए। सर आपने सबसे पहले हमें पढ़ाया था गंगा यमुना नदी तंत्र। इसकी प्रमुख नदी हमने देखी थी चंबल, याद है आपको? सिंध, बेतवा, केन, मंदाकिनी। फिर हमने चंबल की सहायक देखी थी सिप्रा, पार्वती। फिर हमने देखी थी काली सिंध, फिर कूनो देखी थी। ये सब क्या थी? चंबल की सहायक। फिर मैंने आपको पढ़ाया नर्मदा नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत हमने बनास, कोलार, कावेरी, गंजाल, हिरण, हथनी आदि नदियों के बारे में पढ़ा। फिर हमने तीसरा नदी तंत्र पढ़ा था माही नदी तंत्र। माही नदी का उद्गम धार जिले से हो रहा था। फिर चौथा पढ़ा हमने ताप्ती नदी तंत्र, यहाँ पर बैतूल जिले से इसका उद्गम हो रहा था। पारसडोह और चंदूरा बांध इसके ऊपर बंधे हुए थे। फिर हमने बात करी ताप्ती के बाद, माही के बाद ताप्ती के बाद हमने गोदावरी पढ़ा। गोदावरी की प्रमुख नदी हमने सर आपने बताई हमें बेनगंगा। बेनगंगा के बाद हमने बताया पेंच, कानन, वर्धा, प्राणहिता कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपने बताया था। तो ये कुछ गोदावरी। फिर हमने पढ़ा महानदी तंत्र, जिसकी एक प्रमुख नदी हसदो नदी के बारे में आपने बताया। ठीक है,
तो ये कुछ 6 प्रमुख मध्य प्रदेश के नदी तंत्र थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा यमुना नदी तंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा में मिलने वाली 2 नदियों के बारे में बताया था, सोन और टूंस के बारे में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ हमने क्या करा, मध्य प्रदेश का नदी तंत्र पढ़ा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है अनूपपुर अमरकंटक के बारे में। अनूपपुर अमरकंटक से मध्य प्रदेश में 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी और तीसरी है जोहिला नदी। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है एमपीपीएससी में, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं कि जो हमारा अनूपपुर है, अनूपपुर का अमरकंटक, उससे 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा सोन जोहिला। एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अनूपपुर अमरकंटक से नहीं होता है, तो आपको बताना है कौन सी का नहीं होता है। तो हमें याद रखना है कौन कौन सी का होता है। सोन की सहायक जोहिला और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं कि सर विंध्याचल पर्वत से निकलने, आजकल ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि विंध्याचल पर्वत से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है, तो हमें वो नदियां और बता दीजिए। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। क्या होगा कि पहले अपन मध्य प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं, बेकार सा। ये बेकार सा अपन ने मध्य प्रदेश का मैप बना लिया। यहां पर एक घाटी है, यानी एक गड्ढा है, और उस गड्ढे का नाम है नर्मदा नदी गड्ढा या नर्मदा नदी घाटी। यहाँ पे आपको देखेगी विंध्याचल नदियां दिखेंगी पूरी, और यहाँ पे देखेंगी सतपुड़ा नीचे। अब घाटी में से कोई नदी पहाड़ पे तो चढ़ नहीं पाएगी। हर नदी क्या होगी कि पहाड़ से नीचे ही उतरेगी। पहाड़ पे कोई सी नदी चढ़ सकती है? नहीं। कोई सी नदी या तो सर घाटी में गिरेगी या फिर नीचे ढाल की तरफ जाएगी, ये भी आप समझते हैं। तो देखो, यहां पर याद कैसे रखना है, जो भी अपन ने नर्मदा नदी के ऊपर पढ़ा, यानी वहां पूरी नदियां जो क्या नर्मदा के ऊपर थी, जैसे माही धार जिले से निकल रही थी, फिर इंदौर भी विंध्याचल के ऊपर बसा हुआ है, तो सर उसकी नदियां नीचे तो आएंगी नहीं। तो आपको याद रखना है कि गंगा यमुना नदी तंत्र की जितनी भी हमने नदियां पढ़ी, वह सभी नदियां किससे, विंध्याचल पर्वत रेंज से स्टार्ट होंगी। माही नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियां हमने पढ़ी, उन सभी नदियों का उद्गम कहां से होगा, विंध्याचल पर्वत से होगा। हमें यह भी याद रखना है। अब देखो, किन किन नदियों को मैं आपको बता देता हूं। चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ये सभी, फिर माही, इन सभी नदियों का उद्गम कहां से होगा, मेनली विंध्याचल पर्वत से होगा। सतपुड़ा से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो सर ताप्ती, कानन, बेनगंगा, तवा, थावर, ताप्ती और गोदावरी नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं, और नर्मदा नदी की वे नदियां जो कहां से, दक्षिण दिशा में से आके, यानी बाएं तट से आके नर्मदा नदी में मिल रही थी, वो सभी नदियों का उद्गम कहां से होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होगा। ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के जितनी भी बाएं तट से नदियां आके मिल रही थी, उन सभी दाएं तट से आके मिल रही थी। मान ली ये वाली दिशा से, जिसे हमने दाएं कहा था, जैसे हिरण, मान, बनास, इन सभी नदियों का विंध्याचल से होगा। तवा, सुक्ता, कावेरी, सक्कर, दूधी, छोटी तवा, इन सभी नदियों का उद्गम कहां से होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होगा। तो मैंने क्या बताया, सतपुड़ा से निकलने वाली नदियों का लॉजिक भी आप लगा दोगे, विंध्याचल से निकलने वाले का। पीएससी ने क्या पूछा था, निम्न में से किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखा था बेतवा। अब व्यक्ति सोच ही रहा है कि रायसेन जिले से तो निकलती है, पर भैया कुमरा गांव से निकलती है। गांव का नाम याद कर लिया, पर मैंने पर्वत, अब लॉजिक होता तो वहां पर आप लगा देते, इसीलिए मैं आपको मैपिंग से करा रहा हूं कि आप लॉजिक उसमें पुट कर पाए। जब आप लॉजिक पुट करेंगे तो आपका बिल्कुल सब कुछ सही होगा, इसलिए ये आपको याद रखना है। अब एक और अगला पॉइंट याद रखना है कि चंबल और ताप्ती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। यानी बीहड़ क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश है, सुंदर दिख रहा है इसमें। तो चंबल नदी सर कुछ ऐसे निकलती है और यहां से जाके इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। अब देखो, जब नदी क्या होती है कि ऊंचाई से थोड़ी नीचे पे आती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है।
और तेज के कारण क्या होती है, जैसे ये खेत है, खेत में एक नदी की छोटी सी धार थी, अब इस धार को आप स्पीड में कर देंगे तो यह क्या करेगी, इन इसकी मिट्टियों को काटेगी काटेगी। अब मिट्टी जब कटती है तो उसमें क्या होता है, गड्ढे टाइप का निर्मित हो जाता है। उन्हीं गड्ढे को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, गड्ढों का निर्माण हो गया, छोटे बड़े फिर ज्यादा गहरा, तो उनको क्या बोलते हैं, बीहड़ का। तो हम नर्मदा नदी जो अपनी चंबल नदी है, चंबल नदी चंबल वाले क्षेत्र में श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में किसका निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। और मुख्य रूप से मुरैना जिला, क्योंकि मुरैना की सीमा सर्वाधिक है चंबल नदी के साथ, तो सीधा सा लॉजिक है कि मुरैना जिला क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावित जिला होगा, किससे, बीहड़ों से। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर जो अपनी ताप्ती नदी भैंसा देही महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर जब प्रवेश करती है तो वहां पर क्या करती है, ऐसे कुछ बीहड़ों का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, ताप्ती और चंबल, दोनों बीहड़ों का निर्माण करती है। और बीहड़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला मुरैना है, क्योंकि मुरैना सीमा में सर्वाधिक चंबल नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। फिर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो हमने चंबल की सहायक थी सिवना, जो कहां से, राजस्थान से आके मंदसौर के निकट किसमें मिल रही थी, चंबल नदी में मिलती है। तो सिवना नदी के तट पे क्या था, पशुपतिनाथ का मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इंदौर का पाताल पानी जो जलप्रपात है वो किस नदी पे, चंबल पे बताया जाता है, चंबल की एक धारा पे है। तो आपको याद रखना है कि पाताल पानी जो जलप्रपात है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमारा मध्य प्रदेश का नदी तंत्र, जिसमें हमने 6 नदी तंत्र पूरा पढ़ा, हमारा क्या होता है, टॉपिक क्लियर होता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो उससे रिलेटेड आप क्या कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और आप डेफिनेटली मान लीजिएगा लॉजिक से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपसे 100% सॉल्व होने वाला है। जो 5-10 नहीं होंगे उसमें आप केवल लॉजिक नहीं लगाएंगे, बाकी इस कंटेंट से आपको एक एक एमसीक्यू सॉल्व होने वाला है। ठीक है, मैं इसके एमसीक्यू भी आपको बाद में डिस्कस कराऊंगा टॉपिक वाइज, आप उसकी भी टेंशन नहीं लीजिए। बाकी हमारे सर गुप्ता सर आपको इसके एमसीक्यू करा रहे हैं, आप इस टॉपिक को पढ़िए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, एमसीक्यू को कवर कीजिए, तो आपसे हर बनेगा। अब टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 2 प्रश्न देने वाला हूं, जिसका जवाब आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है, सूर्यपुत्री के नाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।